नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। भारत में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसमान में रोपवे से लोग सफर करेंगे। अब तक पहाड़ी इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों में इसकी सुविधा है, लेकिन सामान्य यातायात में इसका प्रयोग पहली बार वाराणसी में हो रहा है। कैंट स्टेशन से गिरजाघर तिराहे तक करीब 5 किलोमीटर का यह सफर होगा, जिसमें यात्रियों को हर 1.5 मिनट में ट्रॉली मिलेगी। भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकोस ने सर्वे से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। वाराणसी में कैंट स्टेशन के बाहर पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज से परियोजना शुरू होगी, यानी इसी जगह से रोपवे शुरू होकर गोदालिया से पहले गिरजाघर तिराहे के बीच चलेगी। ये रूट कैंट स्टेशन के बाद साजन तिराहा, रथ यात्रा, लक्सा होते हुए गिरजाघर तिराहे तक रहेगा और 5 किलोमीटर के इस रूट पर 221 ट्रॉलियां दौड़ेंगी। एक ट्रॉली में एक बार में 10 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। यूपी के शहरी आवास विभाग में संस्तुति के लिए रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में भेजी जाएगी और वहां से स्वीकृत के बाद ही रिपोर्ट केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में भेजी जाएगी। वहां से सहमति मिलते ही योजना पर काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक फाइनल मोहर लगने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस पूरी परियोजना पर करीब 424 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए वाहनों को परिचौक की तरफ नहीं आना होगा। वाहन छोटा हो या बड़ा, एक्सप्रेसवे से वे सीधे ही एयरपोर्ट के टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। यात्रियों को ट्रैफिक से बचाने के लिए कुछ ऐसा ही प्लान बनाया जा रहा है। इस प्लान में एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी समेत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है और इस प्लान पर करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसा दावा है कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का पहला और विश्व का चौथा बड़ा और ज्यादा सुविधाओं वाला एयरपोर्ट होगा। रनवे पर भी ट्रैफिक के चलते फ्लाइट लेट ना हो, इसके लिए टनल्स बनाने की योजना है। जानकारों की माने तो यमुना एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में हर तरह की छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा जा रहा है। इसी के चलते यात्रियों और लॉजिस्टिक्स एरिया के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट दिए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के दौरान किसी भी तरह ट्रैफिक जाम की परेशानी से ना जूझना पड़े और इसके लिए यह प्लान बनाया गया है। गाजियाबाद जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में शहर के सभी मॉल्स में 27 सितंबर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। विभाग के अनुसार बहुत सारे लोग दिन में व्यस्त रहने की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मॉल्स में शाम को वैक्सीन का शेड्यूल रखा गया है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकर ने बताया है कि जो टीम दिन में वैक्सीनेशन करेगी उसे शाम की शिफ्ट में नहीं लगाया जाएगा। इससे स्वास्थ्य कर्मियों में थकान भी होगी और देर रात तक टीकाकरण करने में सुविधा नहीं रहेगी। और उन्होंने बताया कि दिन में अभियान चलाया जाएगा, इसके बाद शाम को विशेष अभियान का संचालन किया जाएगा। इसके लिए माइक्रो प्लान बनाया जा रहा है। मेगा वैक्सीनेशन के तहत 1,25,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है, जबकि शासन ने 86,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया है। मॉल्स में लोग वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाली अमरोहा की शबनम पिछले कई वर्षों से अपनी फांसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ही उसके वकील ने यूपी के राज्यपाल से उसकी सजा को बदलने की गुहार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील सहर नकवी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दी गई अपनी अर्जी में शबनम के महिला होने के नाते उसकी सजा उम्र कैद में बदलने की अपील की थी। इस अर्जी पर विचार कर गवर्नर ने यह मामला यूपी सरकार को रेफर कर दिया है। तब से शबनम अपने भविष्य के फैसले का इंतजार कर रही है। अमरोहा की शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने को लेकर गवर्नर के निर्देश पर उनके विशेष सचिव ने प्रदेश के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई का निर्देश दे रखा है। नियमों के मुताबिक उचित निर्णय दिए जाने का आदेश दिया गया है। शबनम की सजा को बदलने के लिए गवर्नर को दी गई अर्जी में उसके वकील सहरी नकवी ने दलील दी है कि देश में अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है, इसलिए शबनम को फांसी दिए जाने से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब होगी। अर्जी में शबनम के इकलौते बेटे 13 साल के ताज उर्फ बिट्टू का भी हवाला दिया गया है। गवर्नर सचिवालय ने एडवोकेट सहर नकवी की अर्जी पर यूपी सरकार को उचित कार्रवाई का आदेश दिया है और उसके बाद ये अर्जी कारागार विभाग के प्रमुख सचिव के पास पहुंची है। अप्रैल 2008 में यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ा में हुई यह वारदात काफी चर्चित रही थी। अपने प्रेमी सलीम से शादी करने के लिए शबनम ने 7 कत्ल किए थे। प्रेमी सलीम को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सलीम इस समय नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि शबनम बरेली जेल में बंद है। इन दोनों के ही पास फांसी से बचने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका खारिज कर दी है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के घंटाघर चौकी का है। बहराइच में देर रात एक दबंग युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक पर 24 घंटे में दोबारा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उस दबंग युवक ने पकड़ने पहुंची पुलिस टीम सहित सैकड़ों लोगों पर भी पथराव कर दिया। दबंग युवक के पथराव से एक इंस्पेक्टर सहित एक आरक्षी घायल हो गया। सरकश युवक के पथराव से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई पुलिसकर्मी जान बचाकर मौके से भाग गए। जानकारी मुताबिक ये दबंग युवक मोहल्ला ब्राह्मणीपुरा निवासी दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता का बेटा बताया जाता है। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला और कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। सीओ साहब, कल भी युवक ने फायरिंग की थी, दुकान में ईंटा चलाया था, बवाल किया था, लेकिन पुलिस ने उसको 151 में मामला निपटा दिया। आज इसके हौसले इतने बुलंद हुए कि पुलिस वालों तक को मारा है। कल जो घटना हुई थी उसमें भी एप्लीकेशन जो पड़ा है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई जो कि विक्षिप्त उसको बताया जा रहा है, तो अगर मेडिकल चेकअप होना होगा उसके संदर्भ में भी रिपोर्ट भेजा जाएगा। जो भी पुलिस की प्रक्रिया है वो की जाएगी। सीओ साहब, आज की ये घटना सीधे सीधे बता रही है कि खेत में जो भी छोटी इंचार्ज कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई, जो इतना बड़ा बवाल क्रिएट हो गया। तो क्या उस लापरवाही की भी कोई जांच और कोई कार्रवाई? मैं दिखवाता हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर। जनपद बहराइच के सदर विधायिका के कार्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि भाजपा के 4.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर विधानसभा पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल ने अपने कार्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य शिरकत करने पहुंचे थे। मंच से अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री मौर्य ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के किसान हैं, एक जो हल चलाकर खेती करता है, दूसरा जो सर पर छाता रखकर खेत को बचाता है, और तीसरा तथा कथित किसान कांग्रेसियों की देन है जो गमले में भी सब्जियां उगाकर 3 करोड़ की सब्जी बेच लेता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे पी चिदम्बरम और वाड्रा जैसे किसान हैं, ये कांग्रेसियों की पैदाइशी खेती करने वाले किसान हैं। और आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा बाकी दल के लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। किसानों के हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैं एक बिंदुओं पे आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। हम सरकार चलाते हैं तो सरकार के साथ में हर साल में जनता के बीच में जाकर के हमारी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। मैं ऐसे वोट मांगने के लिए नहीं आता हूँ, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगती है। एक दम होती है हमारे अंदर, साहस है कि मैं जनता के बीच में जाकर के कह सकता हूँ कि हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार समर्पित है। आपके लिए साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।